अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब, हम इंसान हैं और इंसानों के साथ रहते हैं। अकेले ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है और वैसे भी ये हम इंसानों की फितरत में शामिल है कि हम लोगों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। हमें वैसे भी हर कदम पर दूसरों की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है और यही वजह है कि दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात का होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर दफ्तर में या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ कुछ लोग मिलकर काम करते हो, वहाँ एक ख़ास किस्म का दोस्ताना ताल्लुक़ रखना नागुज़ीर है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ हमारे दरमियान दोस्ती का एक रिश्ता ज़रा गहरा हो जाता है और उसी वजह से हमारी जो प्रोफेशनलिज़म डिस्टर्ब होने लगती है, क्योंकि हम ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते हैं कि इस ताल्लुक़ की हद क्या हो। तो आज इसी अखलाकी पहलू पर हम बात करेंगे कि जिसकी वजह से बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि फ्रेंडशिप की बाउंड्री कहाँ ख़त्म हो और प्रोफेशनलिज़म कहाँ से शुरू हो। क्योंकि हम सारे काम करते हैं, जॉब गोइंग पर्सन है, दफ्तर में दोस्त बनाना तो मेरे ख़्याल से आसान होता है, मगर उनके साथ जो पेशा वराना हदें हैं ना, वो कायम रखना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि हम इस बारीक सी लाइन को समझ ही नहीं पाते हैं जो इन दोनों में फ़र्क रखती है, आपकी दोस्ती में और आपकी प्रोफेशनलिज़म में। जब कोई ज़रा सी भी ऊंच नीच होती है ना, या तो काम की प्रोफिशेंसी हमारी जो कम हो जाती है या हमारा जो ताल्लुक़ बना होता है वो ख़राब हो जाता है। बड़ा एक मशहूर कॉल है कि हर चीज़ को अगर उसकी जगह पर रखा जाए तो सबकी इज़्ज़त महफूज रहती है और इसी असूल को बुनियाद बनाकर हमें समझना चाहिए कि जिस जगह पर भी हम काम कर रहे होते हैं वहाँ हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारी पेशा वराना फ़राइज़ होने चाहिए, जो हमें ड्यूटी डेजिग्नेट हमें की गई होती है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। माना कि जनाब दोस्तियाँ बड़ी अहम होती हैं, मगर आप इस बॉन्ड को इतना समझें कि इसने आपके काम को सहूलत दी है। एंड गोल आपकी प्रोफेशनलिज़म होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जहाँ दिल हो वहाँ काम करना आसान हो जाता है। तो बस इतना ही है, ना ज़्यादा ना ही कम। अगर आप अब दोबारा कभी भी इस कश्मकश में मुब्तला हों तो याद रखिएगा कि जो काम के वक्त दोस्त को दोस्त समझता है ना, वो ना काम का रहता है और ना ही फिर दोस्त का रहता है, क्योंकि ये अमल इंसाफ के किसी पैमाने पर पूरा नहीं उतरता है। तो आपको चाहिए कि आप इंसाफ करें, दोस्ती के हक़ में भी और अपने पेशे के हक़ में। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और अच्छे से आपने आज का दिन गुजारना है, वीकेंड है, बहुत से लोगों ने वीकेंड पर कुछ ना कुछ प्लान आउट किया होगा कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, या फिर हमने घर बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कुछ हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जनाब दिन में आपने मेजर 3 मील्स लेने हैं और उन मील्स में भी सबसे जो इम्पॉर्टेंट मील होता है वो हमारा होता है सुबह का नाश्ता। और हम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुबह सुबह जिन्होंने उठना होता है, जॉब गोइंग पर्सन होते हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, सुबह का नाश्ता सबसे पहले हमारा स्किप होता है। और अगर आप सुबह का नाश्ता ही नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को फ्यूल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सारी रात हमारा जो मैदा है वो खाली रहता है और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमारी मील के थ्रू, जो हम खा रहे होते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं, उसके थ्रू हमें मिलती है। अब मसला ये है कि हम कर लेते हैं जैसे तैसे करके कि जनाब चाय का एक कप पी लिया, साथ 2 स्लाइस ले लिए या फिर कुछ और खा लिया, साथ रस खा लिए, लेकिन प्रॉपर नाश्ता नहीं करते हैं बिकॉज़ हम भागम भाग में लगे हुए होते हैं। तो आज हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ पे बात करनी है कि अगर कम वक्त भी है तो किस तरह का हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए। तो उससे बात करने के लिए
शहजाद नुशाही हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। शहजाद आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद आप नाश्ता करती हैं सुबह? बिल्कुल, नाश्ते के बगैर दिन ही नहीं गुजरता। दिन ही नहीं गुजरता, बिल्कुल। मेरी भी आदत थी, जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी मैं नाश्ता नहीं करती थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नाश्ते पे वापस आ गई हूँ। तो नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है जनाब, कि आपको एक एनर्जी मिलती है पूरा दिन के लिए। नुकसानात क्या होते हैं अगर सुबह आप नाश्ता नहीं करते हैं तो? सबसे पहले जो नाश्ता है ना, ये कहा जाता है, कहावत है कि बादशाहों की तरह करना चाहिए हम लोगों को। और इवन कि जो लंच है और जो डिनर है वो हमें थोड़ा कम करना चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए। और जैसे आपने पहले अपने बताया कि हम लोग चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहते हैं फटाफट चाय पी लेते हैं और निकल जाते हैं। सबसे पहले पूरी रात हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो रही होती है, क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। जब सुबह उठ के हम कुछ नहीं खाते या कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, लाइक चाय के साथ रस ले लिए, बाकरखानी खा ली, साथ 2 बिस्किट ले लिए, केक रस ले लिया, कुछ भी केक, इस तरह की चीज़ें ले ली, तो हमारी चाय के अंदर कैफीन होती है। जब हम खाली पेट उसको पीते हैं तो हमारा स्टमक, जाहिर बात है, वो उसकी एसिडिटी लेवल जो है वो और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। और हम लोग पूरा दिन एक्टिव फील नहीं करते। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग एक दिन ब्रेकफास्ट करके देखें, उस दिन को कंपैरिजन करें और जिस दिन आपने नहीं किया उन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें। आप लोग ब्रेकफास्ट वाले दिन को ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप लोग बहुत हेल्दी फील करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये होता है, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि आप जब नाश्ता नहीं करते ना तो आपका सारा दिन इतना लेथार्जिक रहता है, आप फोकस नहीं कर पा रहे होते अपने काम के ऊपर भी, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होता। ऐसे होता है हम लोग चल फिर रहे हैं पर हमारी बॉडी सोई हुई है, ब्रेन इस तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के एक गिलास पानी का पिए, पानी के बाद अपना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जरूर लें, उसके बगैर मत जाएं। जो लोग सुबह निहार मुँह चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। हमारे स्टमक को वो अंदर से ख़राब कर रहा है। अगर स्टमक नहीं सही तो हमारी पूरी बॉडी नहीं सही। अगर स्टमक नहीं सही, हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे एक्ने होना शुरू हो जाती है, हमारा फेस अच्छा नहीं लगता। शहजाद, ये तो हमने बात कर ली है कि चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। अगर सुबह उठकर आप चाय का कप सबसे पहले ले रहे हैं या कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें, तो फिर क्या जो है ना हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ हैं आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर करें? जो मैं पर्सनली करती हूँ ब्रेकफास्ट, मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग पराठा ज़रूर खाएं। उसमें पराठा खाएं? ठीक है, पराठा खाएं। पराठा ये नहीं है कि आप लोग पहले पेड़े के अंदर घी डालें फिर तवे के अंदर डालें, ऐसी चीज़ नहीं करनी। सिर्फ आपने एक थोड़ा सा यूज़ करना है। आप लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून के इक्वल, ठीक है। साथ अंडा कंपलसरी है, ठीक है। अंडा मत छोड़ें, चाहे आप लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंडे का इस्तेमाल जरूर करें। सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि पराठे मना करने वाले पराठे क्यों कह रही हैं? मैं खुद ही हैरान हो रही हूं कि हम लोगों ने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को एक सर्विंग जरूर लेनी है ताकि हमारी पूरा दिन की बॉडी में फ्यूल रहे। अगर हम लोग सुबह भी डबल रोटियां खाएंगे, सुबह भी हम लोग चावलों का इस्तेमाल करेंगे, सुबह भी हम लोग रस वगैरह खाएंगे, तो हमारी बॉडी को फ्यूल कहाँ से मिलेगा? कौन देगा हमारी बॉडी को फ्यूल? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद, आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर अभी पराठे खाने से वजन बढ़ जाएगा, ये है वो है, तो बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है कि आप लोग 1 कप दही का लें। आप लोग ये जो ग्रीक योगर्ट होता है, जो फैट फ्री होता है, इस पर बलाई नहीं होती, वो वाला योगर्ट लें। मतलब जो नॉर्मल घर में आ रहा है उसके ऊपर से बलाई उतार दें तो वो ग्रीक योगर्ट बन जाएगा। आप लोग उसके अंदर चिया या बेसल सीड्स को हम लोग बोलते हैं तुखम मिलंगा, वो आप लोगों को इजीली मिल जाती है। 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दें। साथ आप लोगों के पास कोई भी नट्स अवेलेबल है, लाइक बादाम, मेवे, ये आम घरों में होते हैं, आप लोग ये बीच में डाल के एक एप्पल या एक बनाना ऐड कर लें। इन दोनों में से कोई एक, कोई भी डालें, इन दोनों में से या कोई भी डाल लें। स्ट्रॉबेरीज डाल लें, अमरूद हैं वो डाल लें, जो आप लोगों को पसंद है। ये आप लोगों का इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, प्रोटीन, इसमें ये सब कुछ मौजूद है। आप लोग ये लेंगे, कम से कम आप लोगों को 3-4 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। एक ऑप्शन ये है। और इसमें कोई ऐसा वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, वो वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके घर मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल ये सारा कुछ मौजूद है। जहाँ तक बेसल सीड, तुक्का मलंगा की बात है तो वो इजीली कहीं से भी कंसारी की शॉप से मिल जाती है। एंड सेकेंड ऑप्शन ओट्स, जो बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेके भाई हमने ये चीजें नहीं खानी है, तो आप लोग दूध के अंदर रात को 2 टेबलस्पून ओट्स को डिप कर दें, भिगो दें। ओट्स में भी डिफरेंट किस्म के ओट्स आते हैं, व्हाइट ओट्स हैं, दूसरे ओट्स हैं, आप लोग कोई भी ओट्स ले लें। इंस्टेंट ओट्स जो होते हैं ना, जो रात में सोक करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ले आप लोग दूध के अंदर या दही के अंदर, दोनों ऑप्शंस हैं जो आपको बेस्ट है। सेम उसके अंदर भी आप लोग कोई भी नट्स ऐड कर लें, कोई एक फ्रूट ऐड कर लें। एप्पल और बनाना की ऑप्शन बेस्ट है, अब स्ट्रॉबेरी का सीजन आ रहा है, वो सबसे बेस्ट है। इन तीनों में से कोई एक ऐड कर ले, साथ सिर्फ बादाम डाल लें और ये दूध का ग्लास पी लें। ये दोनों जो बहुत बेस्ट रेसिपीज हैं। ये ओट्स जो है ये सिर्फ रात को आपने सोक करके रखने दूध के अंदर,
ओवरनाइट करना है आपने। अगर रात को टाइम नहीं मिला, सुबह करना है, तो सुबह मैक्सिमम 25 या 30 मिनट्स के लिए आप इसको सॉक कर लें, ताकि वो जो है उसकी सारी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूध के अंदर सारी मिक्स हो जाए। और उसके बाद उसके ऊपर गार्निशिंग करके जो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो उसके बाद आप वो उसका इंटेक कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है कि पराठा बनाओ, उसकी निस्बत तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, दही लो, उसमें सब कुछ डाल लो और उसका आप इस्तेमाल कर लो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करें, बादशाहों की तरह करें, ताकि आप लोगों की पूरा दिन है वो बादशाहों की तरह ही गुजरे। ठीक है, तो ये कुछ रेसिपी हैं जो हमें शिजा ने बताई कि आप इजीली बना सकते हैं घर में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अब जैसे आपने बात की कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल तो नहीं करना हमने निहार मुँह, लेकिन क्या निहार मुँह बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी चले अच्छा कुछ भी नहीं है, घर में दही पड़ा हुआ है तो खाली दही खा लेते हैं, या फिर चले दूध पड़ा हुआ है तो एक गिलास दूध का पी के हम लोग ऑफिस चले जाते हैं। कभी कभी मैं भी ये करती हूँ। तो क्या हमें खाली पेट निहार मुँह दूध या दही का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये ना चीज़ डिपेंड करती है, कुछ लोगों को स्टमक इश्यू होता है। अच्छा, ठीक है, जिनको शुरू से काफ़ी टाइम से स्टमक इश्यू चल रहा है, ये जो फेस कर रही हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें ना कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज और एक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं जो डायरेक्टली जाके हमारे स्टमक पे पहले इफेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर तो आपको स्टमक का इश्यू नहीं है, आप लोग बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो फिर स्टमक का किस तरह का मसला हो तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? लाइक जिनको ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा, जिनके डाइजेशन इशू है, जिनको जलन बहुत ज़्यादा रहती है, जिनको खाना जो है डाइजेस्ट करने के फ़ौरन बाद, जिनको बहुत बार बार भूख लगती है, लाइक अभी खाना खाया 2 घंटे बाद उनको फिर भूख लग गई है, या स्टमक पेन रहती है, या किसी को सडन डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, इन चीज़ों में आप ज़रा ना अवॉइड करें। वैसे हम लोग ले सकते हैं, पर आप लोग मिनिमम सा अवॉइड करें, ताकि आगे जाके कोई और आपका स्टमक ज़्यादा इशू क्रिएट ना करना शुरू कर दे। ठीक है, वो ये चीज़ ना खाएं, बाकी इंटेक कर सकते हैं। यस, बाकी इंटेक कर सकते हैं। मेरी अगेन वही बात कि अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। वो फुल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट है, उसमें सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तो 2 अंडे ज़रूर खाएं। अगर आप लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते तो अंडा आप लोग ऑमलेट फॉर्म में या बॉयल फॉर्म, या बॉयल फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में आपने अंडा लेना है, लेकिन लेना ज़रूर है, आपकी डेली रूटीन में खासतौर पर नाश्ते में ज़रूर होना चाहिए। शिजा नुशाही हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच शिजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। जनाब, हमारे माशरे में ना बढ़ती अदम बर्दाश्त खूबसूरत रिश्तों को निगलने लगी है। एक तरफ मौसमी मसाइल हैं तो दूसरी तरफ डिप्रेशन और गुस्सा या अदम बर्दाश्त के रवैयों से पाकिस्तान में तलाक और खुला की बढ़ती हुई शरह में खौफनाक इजाफा हो रहा है। हालिया अदालती रिकॉर्ड्स देखे जाएं तो उनके मुताबिक सिर्फ लाहौर में रवा साल के 10 महीनों के दौरान 28,000 से ज़ायद ऐसे केसेस आए हैं जिनमें तलाक या खुला के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं, और ज़्यादातर केसेस में घरेलू तशद्दुद, चोरी, बदसलूकी को बुनियादी वजूहात के तौर पर पेश किया गया। अब इस सूरत हाल की बड़ी वजह महंगाई और समाजी अदम बर्दाश्त कहा जाता है। अफसोस की बात यह है कि रोज़ाना औसतन 94% ख़वातीन हैं वो खुला के लिए अदालत से रुजू कर रही हैं, और इन तमाम तरह हक़ाइक़ से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है वो भी मुख्तलिफ़ वजूहात से दबाव का शिकार होता जा रहा है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से सवालात हैं जिन पर आज हमने बात करनी है कि जनाब ये क्या कह लें कि वजह क्या है कि शरह क्यों इसकी तलाक की या खुला की बढ़ती जा रही है। दूसरा ये कि ये मेंटल हेल्थ के लिए कितना कह लें कि प्रॉब्लमैटिक बनता जा रहा है, यहाँ पर जो लोग इसका शिकार होते हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी डिस्टर्ब होती है। तो इस पर बात करनी है। थोड़ा सा लीगल प्रोसीजर पे बात करने के लिए हमने चौधरी नसीर कंबो साहब को आज दावत दी है। एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। कंबो साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और साइकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे साथ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फतीहा अशरफ ने आज हमें ज्वाइन किया। फतीहा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो आपसे ही नसीर साहब शुरू कर लेते हैं, वजह क्या है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तलाक के खुला के केसेस जो है वो दायर हो रहे होते हैं, इतनी शरह क्यों बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ पर, हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले दिनों एक सर्वे पढ़ रहा था कि पिछले 5 सालों में पंजाब में 35% रेशो जो है वो फैमिली केसेस और स्पेशली तलाक़ों में जो है वो इजाफा हुआ है, और ये इजाफा जो है वो कोई 25% जो है उनमें जो है वो ख़वातीन के केसेस हैं, फैमिली केसेस जो है खुला के केसेस है ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि ये जो अदम बर्दाश्त है ना, रिश्तों में आपस में सेल्फ रिस्पेक्ट का ना होना, या एक दूसरे
कि मेंटली एक दूसरे के साथ जो है वो मुसावात या उसका आपस में बराबरी जो है वो ज़हनी पुख्तगी ना होना। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे मुल्क में अनसर्टन इकोनॉमिक मामलात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसी तरह आपको पता है कि अनमैच जोड़े जो है वो किसी को शादी कर दी जाती है ऐसी जैसे किसी के साथ बांध देना होता है कि कोई जो है वो बच्ची जो है वो उसने कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, बच्चे की एजुकेशन नहीं है, या बच्ची जो है वो जिस एटमॉस्फेयर में वो उसकी आपने परवरिश की है वालिदैन ने 18 साल या 20 साल, अब शादी करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। बात की जाए हमारे मुआशरे की तो तलाक की वजह सिर्फ क्या अदम बर्दाश्ती है या बाकी फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं आते हैं? यहाँ पर एक बड़ा कॉमन जुमला है जो बोला जाता है कि खुद मुख्तार है लड़कियां या फिर ख़वातीन इंडिपेंडेंट हैं, दैट्स वाई जो खुला की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा मुनीबा, मैं आपको बताती हूँ एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ तो डेली जितने भी पेशेंट्स आते हैं, अगर 5 पेशेंट्स हैं तो उसमें 4 जो होंगे तो उनकी यही है, डिवोर्स वाले होंगे। अच्छा। अब उनकी हिस्ट्री के दौरान अक्सर पूछा जाता है कि फैमिली में शादी हुई है फिर भी डिवोर्स है, आउट ऑफ फैमिली हुई है फिर भी है, लव मैरिज है फिर भी है, कि सिंगल मदर भी हैं, कुछ के नहीं भी हैं बच्चे। तो बाद में यही है कि कम्युनिकेशन गैप भी है उनमें, और अदम बर्दाश्त भी है कि लड़के और लड़की दोनों ही बर्दाश्त नहीं करते। रवैयों की खूबसूरती तो एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में, दोनों में बर्दाश्त नहीं है। और फिर हमारा जो है फैमिली सिस्टम, अगर इसके लड़की पैदा हो गई है, नहीं अब इसने लड़कियां ही पैदा करनी है, इसको डिवोर्स दे दो, कि इवन के छोटी छोटी बातों पर भी तलाक डिवोर्स दी जाती है। बिल्कुल। और जी फैमिली प्रेशर में बाज़-औक़ात लड़का कहता था मेरी मर्जी नहीं थी, मेरे मदर ने मुझे फोर्स किया शादी करने के लिए, और बाद में मैं तो इसको बीवी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया मैडम, इसलिए मैंने इसको डिवोर्स दे दी। तो अम्बो साहब वाकई ऐसा है, मेरा जो डेटा है या मैंने जो सुना है कि जो खला के केसेस या तलाक के केसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर रेशो लव मैरिजेस की है। जी देखिए, पसंद की शादी। आप एक चीज़ इसमें देखें, उस डाटे में लव मैरिजेस के केस में जो मोस्टली केसेस हैं वो सारे टीन एज बच्चे बच्चियाँ होते हैं। अच्छा। देखिए, और ये जो लव मैरिजेस होती हैं ये कोई देखे ना, या तो ये कोई यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी आपस में लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने शादी कर ली, वो कोई टाइम 2 साल बतौर क्लास फेलो गुजारेंगे, एक दूसरे की आदत को समझें। अब जब फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए रॉन्ग कॉल मिलाते हैं, उस रॉन्ग कॉल में कोई ना कोई कैच हो जाता है, और उसमें क्या होता है फिर 4-6 महीने के अंदर इतनी इमोशनल अटैचमेंट के बाद जो है बच्ची सब कुछ छोड़ के घर से उसकी खातर आ जाती है, वो शख्स जिसको वो प्रॉपर जानती भी नहीं होती। तो इसलिए फिर देखिए, ये जो लव मैरिजेस का जो है ना, देखिए मैं समझता हूँ कि शादियाँ जो हैं बिल्कुल जो है वो लड़के और लड़की की जो है वो रजामंदी से होनी चाहिए। अच्छा। और हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज़ को अलाउ करता है। लेकिन ऐसी शादी जिसमें आप वालिदैन को माइनस कर दें जिन्होंने आपको पाला पोसा है, और ये लव मैरिजेस जो हैं इनकी उम्र 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं होती, और अदालतों में भी ये क्या होता है, ऐसे केसेस आते हैं। अच्छा, फिर ऐसी बच्चियाँ जो लव मैरिजेस कर तो लेती हैं, बाद में जब उनकी आंखें खुलती हैं वो वालिदैन का दरवाज़ा पीछे से बंद हो चुका होता है, तो वो उनके साथ उसके बाद की जो लाइफ है वो बड़ी जो है वो दर्दनाक होती है। मतलब कहीं पे कोई बच्ची जो है वो कोई ब्रोथल हाउस का हिस्सा बन गई है जाके, कहीं पे बच्ची जो है वो फिर मजदूरी कर रही है और माशरे में वो हैरेसमेंट जो है वो फेस कर रही है। तो इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि शादी जो है ये एक बड़ा सीरियस मैटर है और ये एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। तो इसको समझ सोच के, और बच्चियाँ जो है, मैं समझता हूँ वालिदैन जो है ना, ये वेव जो है ना, सोशल मीडिया का जिस तरह दौर है, इस वेव से सिर्फ बच्चों को आप दोस्ताना अंदाज में रखें, उनसे हर बात उनको स्पेस दें शेयर करने की, ताकि वो आपसे शेयर करें, बाहर ना करें, ताकि उनको पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं। साथ ढूंढें। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है मोहम्मद अशफाक, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद डिटेल्स उनसे लेते हैं कि क्या सूरत हाल है अदालतों की, और जो इतना बर्डन है अदालतों पर वो क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, और बैकलॉग क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। अशफाक, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। अशफाक, तलाक की शरह, खुला की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले 10 महीने में अगर देखा जाए इस साल के, तो 28,000 से ज़ायद केसेस तलाक के उसकी दरख्वास्तें जमा कराई गई हैं। तो बताइएगा, एक तो ये शरह क्यों बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये कि अदालतों के ऊपर कितना बोझ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी, पूरे लाहौर में
ना सिर्फ पूरे पंजाब में फैमिली केसेस की तादाद में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है और ये इतना खौफनाक हो रहा है कि आप देखें कि तलाक खुदा और बच्चों की कस्टडी का केस हो, खर्चे का केस हो फैमिलीज के, तो इनकी तादाद में पिछले 10 माह में अगर हम डाटा सारा इसका देखें तो पिछले 10 माह में मजमूई तौर पर 1,66,320 केसेस दायर हुए हैं। सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात ही मैं कर रहा। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे खुला की जो केसेस हैं उनकी तादाद क्या है, 28,456 नए केसेस दायर हुए हैं। इसी तरह से मियां बीवी के दरमियान मामूली तफरीक की वजह से बच्चों की जो हवालगी का मामला है वो भी सामने आता है, तो उस तराजे में इस हवाले से भी केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ तकरीबन इस हवाले से कोई 25,000 से ज्यादा नए केसेस पिछले 10 माह में लाहौर की अदालतों में दायर हुए हैं। तो अगर हम डाटा ये देखें कि वालिदैन की वफात के बाद खवातीन को हिस्सा भी मिलता है जायदाद में, उनके केसेस में भी आए रोज इजाफा हो रहा है। तो उस हवाले से 1868 दावे जो हैं वो लाहौर की सिविल अदालतों में दायर हुए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो पूरा रिपोर्ट देखते हैं तो पता ये चलता है कि ये जो खुदा के केसेस हैं जो खुद खवातीन तलाक लेने के लिए। अच्छा अशफाक, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि अगर कोई दरख्वास्त दायर की जाती है अदालत में तो हमारा कानून क्या कहता है, कितने अरसे में उसका फैसला हो जाना चाहिए, और क्या जो हमारी अदालतें हैं वो दोनों ख़ानदानों को या दोनों पर्सनस को जो है वो एक मौका देती है सालसी का? देखिए यही जो आपने बात की है यही बुनियादी नुक्ता है, और ये नुक्ता चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त के 2016 में जस्टिस मंसूर अली साहब ने एडीआर सिस्टम कायम किया था, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेमेडी, यानी मसालती अदालतें कायम की थी। और कोई भी फैमिली केस आता था, कोई भी सिविल केस आता था तो सबसे पहले उन अदालतों में भिजवाया जाता था और फिर दोनों फ्रीकैन को एक जज वो एक फ्रेंडली माहौल में बिठाकर उनको गाइड करता, उनको समझाता। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो बगैर अदालतों में फैसला किए दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो मामूली सी रंजिश थी वो खत्म हो जाती थी और फिर केस अदालत तक नहीं आता था। लेकिन अब जो मसालती अदालतें हैं जो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है इस वक्त, तो इस वक्त जो भी केस आता है वो सीधा अदालत में जाता है और फिर अदालत खतून की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करती है। अगर हम खुला का केस देखें तो खुला के केस में मैक्सिमम 3 माह का टाइम दिया गया है और 3 माह के अंदर जो मौजूद जज हैं वो डिग्री जारी करने के पाबंद है, तो इससे पहले ही फैसला हो जाता है। सवाल ये है कि इन केसेस की बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए करना क्या चाहिए, उसके लिए फार्मूला मौजूद है, उसके लिए मसालती अदालतें मौजूद है, सिर्फ उनको सवाल करने की जरूरत है। और खास तौर पर जो अदम बर्दाश्त का मामला है ये हमको देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो यूनियन काउंसिल हैं उनको वहां पर सवाल करने की जरूरत है कि अगर कोई मसला हो तो वहां पर बैठकर भी मियां बीवी अपना हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको फाल करने की ज़रूरत है, और जो अदम बर्दाश्त का मामला बढ़ता जा रहा है इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है एज एन इंडिविजुअल। तो हमारे साथ मोहम्मद अशफाक नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फतिया। उन्होंने भी वही बात की कि अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। ये अदम बर्दाश्त दोनों मियाँ बीवी के रिश्तों को तो खा जाती है, दूसरा ये कि बच्चों के हवाले से भी कि अगर उनके बच्चे हैं उनके ज़हनी जो मामलात हैं वो कितने डिस्टर्ब होते हैं, ख़ासतौर पर तलाक़ के बाद या खुला लेने के बाद। और दूसरा जब एक लड़की को तलाक़ हो जाती है वो खुला ले लेती है तो हमारा जो मुआशरा वो भी एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो उल्टा उस औरत को ही कहता है कि जनाब इसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, दैट्स वाई कि इसको तलाक हुई है, ये इसने खुला लिया। अच्छा, अगर बात करूं आजकल की सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में तो वाकई ही तलाक बहुत कॉमन है, लेकिन अगर हम 10 या 20 साल पीछे चले जाएं तो तलाक को एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जाए कि तलाक हो गई है, ओ हो क्या हुआ है, नहीं हो कि कहीं ना कहीं वो घर को बचा लेते थे। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, अगर आज ही खत्म कर दो, कि बजाय कि पूरी जिंदगी सरवाइव करना आज ही कर दो। क्या आपको लगता है कि इसमें हमारा सोशल मीडिया या इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले कर रही हैं? बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। सोशल मीडिया पे जो फैमिली व्लॉगिंग दिखाई गई है, लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ गई हैं। अब पेशेंट्स आती हैं वो यही कहती हैं कि मैडम वो तो इस तरह अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं, मेरा हस्बैंड क्यों नहीं करता। जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, वहाँ पर यही सब दिखाया जा रहा है जो लोगों के दिमाग ख़राब करते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें
मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, इन सब में बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। जब वो माँ बाप को आपस में लड़ते देखते हैं और फिर आफ्टर सेपरेशन होती है तो फिर ये भी होता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। हाँ। बाजू का जो है वो मदर नहीं लेती, या मदर की भी शादी हो जाती है फादर की और बच्चे दरमियान में, उनकी पर्सनालिटी जो है वो टोटली डैमेज हो जाती है। उन्हें नहीं समझ आता, उनके एंगर इश्यूज भी होते हैं, एंजाइटी के भी इश्यूज होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी नहीं बन पाती। तो उस खातून की मेंटल हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरह, अगर चले अदम बर्दाश्त का मामला है तो वो किस तरह हम लोग इससे कोप अप कर सकते हैं। अदम बर्दाश्त के बारे में भी बताऊं तो आजकल जो लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, जिसकी वजह से भी तलाक है। अब एक केस आया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें जो थी खातून थी वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जॉब करती थी, उनके 2 बच्चे थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने जो है वो घर की काम वाली से शादी कर ली। जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो अपने कैरियर में इतनी बिजी हो गई थी कि उसने अपने बच्चों को और हस्बैंड को टाइम नहीं दिया, अपने घर की मेड से ही शादी ओह माय गॉड। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द बहुत अच्छे तरीके से नज़र दौड़ाया करें कि क्या आपने करना है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। और पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है खुशहाली, और इसमें भी खसूसी अफराद की खुशहाली के हवाले से पंजाब हुकूमत तगदौ में है और मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर सोशल वेलफेयर इदारे के हवाले से। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से अफराद बाहिम माजूरी की फलाह व बहबूद के लिए जनाब इक़दामात उठाए गए हैं। खसूसी अफराद के लिए 2.5 अरब रुपए का पैकेज भी मंजूर किया गया है और 10,500 रुपया जो है ना वो हिम्मत कार्ड के ज़रिए ये भी मुतारिफ़ कराया गया है कि इसमें भी फ़ी बंदे को ये समाही के तौर पर जो है वजीफ़ा जो मिलेगा। इसके अलावा भी क्या क्या इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कितना कोटा रखा गया है, कौन कौन से जो पर्सन्स हैं वो इसमें फॉल करते हैं, और अगर किन्हीं लोगों को नहीं पता इसके बारे में तो वो किस तरह इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हमने इस पर आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़शान साहब मौजूद है, DG सोशल वेलफेयर है। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सिकंदर साहब, सबसे पहले तो बताइए, जो हुकूमत पंजाब बड़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, इक़दामात उठा रही है, ख़ास तौर पर हमारे जितने भी खसूसी अफराद हैं उन हवाले से, तो हिम्मत कार्ड का बड़ा मैंने सुना है आजकल, और 10,500 रुपये जो है वजीफ़ा लगाया गया है फ़ी एक फ़र्द का। तो इसमें कितने लोग फॉल करते हैं? बहुत शुक्रिया। हिम्मत कार्ड का इजरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हुकूमत पंजाब का वज़ीर आला साहिबा का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जी, और ये अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है अफराद बामे माजूरी के लिए, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इसको बहुत एक्सक्लूसिव बनाता है। इसके लिए डेफिनेटली जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हों। अच्छा। जो हमारा एक MIS सिस्टम है, DPMIS, अच्छा, उसके ऊपर रजिस्टर्ड हों, उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, और वो एक ख़ास PMT स्कोर जो कि मतलब एक आपकी पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं उसमें फॉल करते हों। जो अगली इसकी चीज़ है इंपॉर्टेंट जो इसको एक्सक्लूसिव बनाती है, ये उन अफराद के लिए हु आर नॉट फिट टू वर्क, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें उन तमाम लोगों को एड्रेस किया जाता है जो कि पॉवर्टी लाइन या एक ख़ास PMT स्कोर से नीचे, लेकिन हिम्मत कार्ड अच्छा उन लोगों के लिए जो कि काम करने की सलाहियत से महरूम है। अच्छा, अब इसमें मतलब कौन कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं या हैं इसमें जो वो इसमें फॉल कर रहे हैं, मतलब किस तरह के उनकी माजूरी होगी, या वो इम्पेयर्ड होंगे किसी चीज़ के ऊपर हवाले से, फ़िज़िकल इम्पेयर्ड, तो तब वो इसमें फॉल करेंगे? इस तरह से है कि इसके लिए हमने प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, और उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अक्रॉस पंजाब हमने इस एक्टिविटी को कैरी आउट किया। अच्छा। और उसमें से फिर हमने उन लोगों को सिफ्ट किया जो कि काम करने की सलाहियत से महरूम है, और इसमें तमाम डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, तमाम डिसेबिलिटीज़, और कोई एज ब्रैकेट नहीं है। लेकिन
हमने 65,000 लोगों को सरे 10, जो मतलब हमारा अभी जो स्कीम लॉन्च हुई है उसके तहत 65,000 लोगों को ये 10,500 रुपये समाही दिए जाएंगे। अच्छा, अक्रॉस ठीक है। पंजाब। और ये कब तक दिए जाएंगे? ये 1 साल की स्कीम है। ओके। अभी स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह। अच्छा। इसकी जो पहली ट्रांच है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके। चूँकि इसका एक कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस था, चूँकि वी हैड टू मेक श्योर कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो इसके मुस्तहिक हैं। तो इसके लिए हमने एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, दूसरा वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए हमारी वेरिफिकेशन टीम्स जो हैं वो घर घर जाके ये वेरीफाई करती रही। अच्छा। कि आया कि जो अफराद इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं वो वाकई काम करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं, ताकि हम जो एक डिजर्विंग पर्सन के पास पहुंच सके चीज़ कि इसमें कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो जाए। एग्जैक्टली। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी एक और खसूसियत इसकी है कि इसमें 30% ख़वातीन का कोटा भी शामिल है। अच्छा जी। सोशल वेलफेयर है वो किस तरह के इनिशिएटिव्स इकदाम उठा रहा है? कुछ मेरे ख्याल से पोर्टल्स भी आप लोगों ने बनाए हैं, नए पोर्टल्स, उससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उसका फ़ायदा किन किन लोगों को पहुँचने वाला है? देखिए, सोशल वेलफेयर के काफ़ी सारे विंग्स हैं जो कि तमाम उन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को एड्रेस करते हैं जो कि वल्नरेबल हैं। जिस तरह एक बात हमने की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, इसके लिए हमारा DPMIS पोर्टल है। ओके। और डिसेबल्ड पर्सन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक उस पर अभी तक हम तकरीबन 4 लाख लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं। और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम 100% जो हमारी पॉपुलेशन है, विच इज़ अराउंड मोर देन 4.7 मिलियन, उसको रजिस्टर करें। उसको रजिस्टर करने से ये होगा कि हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करके ये लोग हमारे रेडार पे होंगे और किसी भी किस्म की जो इनिशिएटिव है या स्कीम आती है उस पर हम इन लोगों को एड्रेस कर सकेंगे। इसी तरह हम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हमारे सनतज़ार्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम्स हैं। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 32,000 ख़वातीन को ट्रेन किया। अच्छा। लेकिन उनकी कनेक्टिविटी जो है मार्केट से वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। मतलब तकरीबन 2 से 2,500 ख़वातीन को काम मिला या वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। ओके। हमारी कोशिश होगी कि हम इस नेटवर्क को एक्सटेंड करें, इस जो ट्रेनिंग से प्रोडक्शन और वर्क ऑर्डर का एक मरहला है उसकी तरफ लेके जाएं ख़वातीन को और उनको हम बारोज़गार बनाएं। अच्छा, क्या सिकंदर साहब स्किल बेस्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है? बिकॉज मुझे लगता है कि वजीफ़ा देने से बेहतर है कि आप किसी को स्किल सिखाएं, कि आप किसी को मछली खिलाने से बेहतर है आप उसको बताएं कि आपने मछली किस तरह पकड़नी है। तो उसको हुनर सिखाना चाहिए ताकि इन अ लॉन्ग रन उसके काम वो आए। तो इस हवाले से भी आप लोग काम कर रहे हैं? जो हमारे स्पेसिफिकली ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम्स हैं ये पर्टिकुलरली काम ही ये कर रहे हैं। अच्छा। अब हम फर्दर इनको एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी आगाही देंगे ताकि वो ना सिर्फ सनतज़ारों से जुड़ के बल्कि बड़ी अच्छी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आजकल इज अ वेरी हॉट टॉपिक और कह लें कि फील्ड भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो हमारा एक इदारा है नशेमन जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, वहाँ पे भी हमारे जो ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ओके। और मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि हमारा एक इदारा जो जिसको एक डेफ रीच ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रही है। दे आर इन MOU विद सेफायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके। और उनके बच्चे वहाँ पे कई 30 बच्चों का यूनिट है, उनको हर साल वो ट्रेन करते हैं और वो दे आर डायरेक्टली वर्किंग फॉर देम एंड अर्निंग। क्या बात। तो हमारी कोशिश है कि इस नेटवर्क को हम जितना एक्सपैंड कर सकें करें। चलें जी, बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहा है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो कि खसूसी अफराद हैं और जो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल चैलेंज का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है। ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, इन डिटेल में हमारे साथ गुफ्तगू की है। जनाब, आज हमने मज़ीद बात करनी है लाहौर शहर के हवाले से। आए रोज़ हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं कि हल्की फुल्की तोड़ फोड़ चल रही होती है, कहीं हमारी कोई सड़क सही हो रही होती है तो कहीं कोई पैच वर्क हो रहा होता है तो कहीं कोई जो बाकी मामलात हो रहे होते हैं। तो तजावुज़ात के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें दरपेश होते हैं। ट्रैफिक की जो मुहाल हो जाती है, उसकी जो रवानी है वो मुहाल हो जाती है, बाकी मामलात इतने ज़्यादा होते हैं। फिर जो कह लें कि आलूदगी का मसला है वो भी इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि ट्रैफिक रुकी हुई होती है। और
खूबसूरती भी, ख़ास तौर पर ये तजावुज़ात जो है ना, जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो हमारी जो शहर की खूबसूरती है वो गहना देती है। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि आए रोज़ हम देखते हैं कि MCL की तरफ से मुहिम शुरू की जाती है इन तजावुज़ात के ख़िलाफ़। पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि एक बहुत ह्यूज ऑपरेशन इन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ किया गया, तो उसका इम्पैक्ट क्या आया, उसका फ़ीडबैक क्या आया, और जो ये वाली अब मुहिम शुरू की गई है तो इसका फ़ीडबैक क्या है, ये नाकाम होगी या फिर कामयाब होगी, क्या प्लान आउट किया गया है, इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद अब्बास काथिया साहब मौजूद हैं, CEO हैं MCL लाहौर के। शाहिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइन, थैंक यू। और इसके साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ और डेप्यूटी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर न्यूज़ के। इमरान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बल्कि कह लें आप। तो सबसे पहले मैं शाहिद साहब आप ही से बात करना चाहूँगी, एक दफ़ा दोबारा से मुहिम शुरू की गई है तजावुज़ात के हवाले से हमारे लाहौर शहर में। इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ मुहिमात का सिलसिला देखा है कि कैंपेन होती है, तजावुज़ात हटाए जाते हैं, दोबारा से कुछ दिनों के बाद हमें वही तजावुज़ात उन्हीं जगहों पे नज़र आ रहे होते हैं। इस दफ़ा की जो प्लानिंग की गई है आपकी सरपरस्ती में वो क्या है, किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें इस तरह है कि जो भी हमारी कैंपेन चलती हैं, बेसिकली उस टाइम जो जितनी भी भरपूर तरीके से हम कैंपेन करते हैं उसको उस टाइम फॉर द टाइम बीइंग तो हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन इसको फिर उसका परमानेंट सोल्यूशन ये होता है कि उसको आप मेंटेन भी करें। आप उसको यानी कि एक चीज़ अगर आपने कर ली है तो उसके लिए फॉर एवर हो जाए। जी। तो उसके लिए जो है ना, फिर हम स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं कि फ़र्स्ट फेज़ में हम जो बड़े बाज़ार हैं, रेडी बाज़ार हैं, उनको हम नहीं छेड़ रहे। जो छोटे छोटे यानी कि कोई एक जगह एक रेडी लगी है, एक दो, उनको क्लस्टर में ले आएँ। पहला स्टेप है हमारा क्लस्टरिंग करना। क्लस्टरिंग करने के बाद फिर हमारा ये है कि उसको हम मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है ना वो जिस जगह एक जगह वो खड़े हैं उससे आगे ना आए, क्योंकि वो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं रोड पे आ जाऊँ, आगे आ जाऊँ। कोई एक इधर खड़ा हुआ है तो कोई 10 फुट आगे चला जाता है। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है। इमरान साहब, हम इससे पहले भी एक जैसे मैंने बात की कि ह्यूज ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, पुलिस थी, MCL थी, बाकी भी और डिपार्टमेंट्स थे। आप भी हमें वक्तन फ़वक्तन उसके ऊपर अपडेट करते रहते थे, हमने इस पर भी बात की थी अपने प्रोग्राम में भी आपको बुला के। अब क्या नया कुछ देख रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है, और चैलेंजेस क्या इन्हें पेश आते हैं ऐसे कि वो बार बार वही चीज़ एक साइकिल में होती रहती है, वो तजावुज़ात हटा के जाते हैं, दोबारा से तजावुज़ात वहाँ पे आ जाते हैं? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपके मॉर्निंग शो में जो है वो अब हम संजीदा मसाइल सामने लेकर आ रहे हैं और एयर एंड आइज़ होते हैं हम शहरियों के। काटिया साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ऑल इन ऑल हैं लाहौर शहर के। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटर ने पहली कॉल और एंड वाली कॉल भी इन्हीं को करनी है कि क्या हुआ है, बिफोर क्या हुआ है, आफ्टर क्या हुआ है। ठीक है। अब मसला ये है कि सुबह सुबह इनके विज़िट हमें रोज़ाना नज़र आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को आए तकरीबन एक माह जो है वो 20-25 दिन हो गए हैं, और वो मेरा ख्याल है कि एक माह 20-25 दिन की आप ना विजिट सारे निकाल लें। रोज़ाना सुबह वो जा गए होते हैं 7 बजे के बाद, और ये भी साथ ही होते हैं। तो पिछले 10 दिन से हम इनको भी देख रहे हैं। तो शहर के जो आप तजावुज़ात का मामला है ना, ये तो जब से हम चल रहे हैं वो तो ऐसे ही नज़र आता है, यानी कम हुए नजर नहीं आए, बड़े नज़र आए। अब ये क्लस्टरिंग कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं लाइंस के साथ के रेडी जो है वो आर्टरी जो मेन रोड है उस पर ना आए, वो फुटपाथ के ऊपर चली जाए ताकि जो आर्टरी है वो बंद ना हो, ट्रैफिक कंजेशन ना हो। अब मसला ये है कि जो इनकी पॉलिसी है उस पॉलिसी को तो देखना है, क्योंकि पीछे से भी ऑर्डर होते हैं कि आपने इस पॉलिसी के तहत काम करना है। शहर लाहौर का हुलिया जो है वो यहाँ तो बिगाड़ दिया जाता है, यहाँ उसको बहुत संवार दिया जाता है। ठीक है। हम जो दिखाते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होता है। और फ़र्ज़ करें इन्होंने पिछले दिनों में लालपुर पर वहाँ पे पैच वर्क लगाया, तो हमने वहाँ पे जाकर फौरी तौर पे दिखाया कि ये पैच वर्क है, ये लगाया गया है, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन था। अब यहाँ पे आलूदगी का मसला नहीं, क्योंकि आपको याद होगा डी साहब आए थे तो हमने 65 पॉइंट का जिक्र किया, तो मैंने कहा एक ही कम कर दें, लालपुर का जिक्र किया, वो लालपुर का जिक्र हुआ तो वो हो गया। अब एक एक करके हम बाकी माइनस तो हो रहा है। अब मसला ये है कि ये जो मसाइल हैं शहर के,
ये चलते फिरते मसाइल। आगे शाहिद साहब, क्या आपको लगता है कि कवानीन में कहीं ना कहीं लूप होल्स है, लकूनाज हैं, या फिर जो जुर्माने फ़ाइन्स किए जाते हैं लोगों को वो कम किए जाते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से ये लोग वही तजावुज़ात के वजह से वहीं पर वापस आ जाते हैं, अपने ठेले लेके या अपनी बाकी कारोबार करना शुरू कर देते हैं? क्या वजह है इसकी? इसमें ना मेरा ख्याल है कि दोनों एंड्स को जो है ना वो आप देखेंगे, एक तो यानी इन्फोर्समेंट का इशू है बेसिकली, और दूसरा सिविक सेंस नहीं है लोगों में कि हमारी वो चीज़ें जो है ना, फ़र्ज़ करें हमने एक अभी जो डायरेक्शन आई थी कि जी मॉडल टाउन लिंक रोड जो है उसको क्लियर करें। अच्छा। अगर आप वहाँ पे विजिट हो, वहाँ पे आप ट्रैफिक जो है वो चलने की और ट्रैफिक की बिल्कुल भी नहीं जगह मिलती है, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। वहाँ पे हम इलीगल पार्किंग ख़त्म हो गई है, सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उसको भी ज़रा हाईलाइट करें कि मॉडल टाउन लिंक रोड जो है इस वक्त और इस पर जीरो टॉलरेंस है। तो इसलिए लोगों में एक तो ये है कि सिविक सेंस पैदा करना, और दूसरा जो है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी उस वक्त तक जो है ना फिर हम शायद सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। तो इन्फोर्समेंट की अगर बात आ जाती तो आपके साथ कौन कौन से जो इदारे हैं वो इनकॉर्पोरेट है या इन कोलैबोरेशन में आप लोग जो है ना ये सारा ऑपरेशन कर रहे होते हैं? जो फर्स्ट जो है एडवांस टीम है वो हमारी है, रेगुलेशन विंग है हमारा, वो उसको देखता है। इसके अलावा हमारे जितने पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे कोई हमारे लोगों के साथ अगर कोई इशू हो जाता है तो वो फिर ज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने देखना होता है, तो उनको भी हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। मेन जिसके साथ हमारे साथ जो है वो लाइजन और ट्रैफिक का होता है कि अगर कहीं पे हमें वो गाड़ी उठवानी है, ये उनके पास लिफ्टर होता है, तो वो ये सारी चीज़ें यानी कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ ही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बजाय सब चीज़ों को फोकस करने वन बाय वन हम लेके चलें, स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को बेहतर किया जाए। क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या तैयारी है स्मोक के हवाले से? स्मोक के जो है उसमें दो तीन चीज़ें जो हमारे एंड पे हैं, तो ये है कि पहले एक मेन रोड्स पे जो है मेन आर्टरीज हैं वहाँ पे तजावज़ात ख़त्म हो जाएं। ठीक है। तो हमारे कमिश्नर लाहौर जो हैं ज़ैद बिन मकसूद साहब, वो इस पे बड़े जो है ना वो संजीदगी से इस पे काम हो रहा है। उन्होंने उनकी डायरेक्शन में CTO लाहौर और हमारी जो टीम्स बनाई गई हैं 14 कैंप्स हमने कायम किए हैं। और इनमें से अभी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि DC साहब ने आपसे कमिटमेंट की, तो लालपुर भी उसमें हमने फिर उसके बाद ऐड किया है, तो उस पर काम हो चुका है। हमारे 14 कैंप्स लग गए हैं ताकि जो मेन हमारे पीक आवर्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है जो आपकी स्मोक है वो उस डायरेक्टली लिंक है आपकी जो है वो ट्रैफिक से और कंजेशन से, तो वो भी लगा दिए। उसके अलावा हम आम जो आर्टरीज़ हैं वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो हमारी जो तजावज़ात की वजह से है वो स्टक ना हो। तो इस पे कमिश्नर साहब भी अपना पूरा जो है वो उनका फोकस है, DC लाहौर भी इसको पूरे जो है वो अपनी फोकस में रखे हुए हैं, और हम भी जो है हमारी टीमें हर वक्त जो वहाँ पे मौजूद हैं, और उसको बल्कि हमारी सेफ सिटी के साथ जो है कोलैबोरेशन से एक ऐप भी हमने लॉन्च कर दिया जो हमारे बैठे हुए वहाँ लोग उसको यूज़ करेंगे। तो इमरान साहब, स्मोक का मसला हर दफ़ा आता है, सिर्फ सर्दियों में नहीं, हमें गर्मियों में भी इससे जूझना पड़ता है, हमारा माहौल बड़ा आलूदा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के इनिशिएटिव्स या इक़दाम उठाए जा रहे हैं इनफ है? देखिए मुनीबा, शहर में ना इस वक्त ना सबसे बड़ा मसला जो है आलूदगी का है जी, और उसकी वजह से जो है अब जैसे ही नवंबर और दिसंबर आता है तो स्मोक हमारे सर पे आकर आ जाती है, और इस वजह से इसका पिछले साल एक ही सिर्फ हल निकाला गया है, क्योंकि अब ट्रैफिक सारी बंद नहीं कर सकते, बच्चों को छुट्टियां नहीं दे सकते, मार्केट्स बंद नहीं कर सकते। इसका एक ही हल निकाला गया पिछले साल कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाए, और इस साल इनका इरादा है कि आर्टिफिशियल रेन करवाएं। मगर कल हमारी अभी बात हुई है DC लाहौर से, तो उनका ये कहना है कि हम ना हमा वक्त जो है वो मेट के साथ हैं, और इसमें हमारे जो पाकिस्तान आर्मी है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा। और वो उन्होंने पूरी अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। जैसे ही क्लाउड सैचुरेशन जो है वो 40% होगी या उससे ज़ायद होगी, तो फिर वो जो है वो क्लाउड सीडिंग जो रॉकेट लॉन्चिंग है वो करेंगे, जिसकी वजह से वो आपको पता है जो मसनूई बारिश है वो होगी, जो कि पिछले साल फरवरी में करवाई गई थी। तो इस साल इनका इरादा है कि हम इसको ब्रेक करें पहले, ताकि एक सिचुएशन ख़त्म हो, फिर दूसरे महीने के एंड पे कर दें, दूसरी सिचुएशन ख़त्म हो। ये तमाम अगर ये चीज़ें होंगी, देखिए चाइना में स्टडी हुई तो उसमें 15 साल बाद जाकर उस स्टडी के बाद जो है वो आर्टिफिशियल रेन करवाई गई। अच्छा। अब उस स्टडी का हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ये बड़ी महंगा प्रोसीजर भी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट ये किया जाता है तो बड़ा महंगा है। देखिए हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इसको कर सकें? मैं ये कहूँगा कि किसी एक जान से ज़्यादा वो पैसे नहीं, वो महंगे नहीं है, लेकिन पिछली दफ़ा तो हमने कोलैबोरेशन में की थी ना। जी, वो
हमें गिफ्ट आया था हाँ जी। बकौल पिछली गवर्नमेंट के जो साबका गवर्नमेंट थी, कायम मकाम गवर्नमेंट थी, कि ये गिफ्ट आया गिफ्ट तो आया अगर कर देते हैं तो ये शहरियों के लिए, शहरियों को पैसा लगाना है उन पे, ये अच्छी चीज पे लगा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है हमारा माहौल ही साफ होगा इसमें, क्योंकि हमने कैंप लगाया गया, कैंप पर 4 बंदे डिप्यूट किए गए, बजाय इसके कि हम एक बड़ा काम करें वो कैंप ही खत्म हो जाए। चले आपने बात कर ली, कैंप लगाया गया, 4 बंदे डिप्यूट किए गए, वाकई वहाँ पे हैं? अच्छा, मैं खुद गया लालपुर पर। अच्छा। तो वो फर्स्ट डे था। अच्छा। और हमें ये फ़ायदा हो गया कि हम जब वहाँ पे गए तो पहले हमने वो देखा, फिर उसके बाद हम कैंप में गए। तो कैंप में ना इनके 3 जवान बैठे हुए थे। अच्छा। यानी कि एक इनका जिस तरह इन्होंने बताया कि इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर था और 2 और लोग थे जो स्पोर्टिंग स्टाफ में था। और वो भी हमने दिखाए कि भाई आप क्यों बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना कोई रोज़नामचा भी, रजिस्टर भी रखा हुआ था, वो भी हमने चेक किया। उसके अलावा हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया, ना ट्रैफिक के नज़र आया। अच्छा। ना माहौलियात का नज़र आया, ना कोई भी इनके। कोई भी नहीं। फिर मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, मैं कहा सर आपने कैंप लॉन्च कर दिए हैं तो यहाँ वो हुआ ये कि मेरे जाने का रास्ता भी वही है, मैंने आपको उस दिन भी बताया। मैं रात को फिर रुका वहाँ, क्योंकि आपका एक स्टोरी में वो ना आप चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना फिर मुझे वो लोगों ने पहचान लिया। अच्छा। कि ये सुबह आया था और मैंने देखा ट्रैफिक का बंदा भी बैठा हो। मैंने कहा शायद तुम सुबह आते तो आप तुम इजी होते। हाँ, तुम यानी कि आपकी ड्यूटी लग गई है तो आप सुबह मौजूद नहीं थे। तो कहता जी आपने चैनल पे दिखा दी। मैंने कहा जी हमने तो इसलिए दिखाया कि काम शुरू हो गया, मतलब आपने जब उसको एड्रेस किया तो वो बंदे आ गए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके बंदे नहीं मौजूद हुए थे, फिर हमने दिखाया बाद में वो आ गए जब उसको हमने हाईलाइट किया। चलिए दैट्स गुड। ये भी है कि जल्द अज जल्द इन चीजों को हल करने की ये भी हम इसको देख रहे होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है। तो शायद साहब लास्टली आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी यही रिक्वेस्ट होगी लाहौर के रहने वालों से कि हमारे साथ तावन करें। जो हमारे ताजर बिरादरी है, हमारा मेन इशू जो है इंक्रोचमेंट का है, बाकी चीज़ें तो पैरेलल चलती रहती हैं। कुछ लोग आएंगे, हम कोशिश करेंगे उनको हटाने की, तो ये तो एक चीज़ चलती रहती है। लेकिन लोगों के तावन की एक अपील है कि वो हमारे साथ तावन करें ताकि इस शहर का कुछ हम जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने मामला बेहतर किए जा सकें। शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर है। इमरान अकबर, मेरा लास्ट मिनट से आ गया। इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अगली दफ़ा लूँगी मैं आपसे कॉमेंट। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब बात करनी है हमने फ़िटनेस के हवाले से, और वो भी कि आपने अपने बॉडी वेट को किस तरह मेंटेन करना है। बहुत से लोग बहुत सी जद्दोजहद करते हैं, कुछ डाइट मेंटेन कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, कुछ पिल्स ले रहे होते हैं कि हमने अपना जो वेट है उसको मेंटेन करना है। लेकिन इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है वो कितना वाइटल रोल प्ले करती है, आज हमने उस पर बात करनी है। तो उस पर बात करने के लिए हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, और उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन, गुड। हाफिज़ साहब हमने बॉडी वेट को किस तरह मेंटेन करना है विदाउट एनी पिल्स या मेडिसिन जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या है, और दूसरा कि हमने किस तरह मेंटेन करना है विदाउट देम? देखिए सबसे पहले तो आपका लाइफस्टाइल जो है ना, आप इससे अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, हमें लाइफस्टाइल बेहतर करना होगा। लाइफस्टाइल में हमें अपनी नींद जो है वो अच्छी करनी होगी, अपनी डाइट अच्छी करनी होगी, अपनी एक्सरसाइज अच्छी करनी होगी। एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ हमें आना पड़ेगा, तो फिर ही जाके हम बॉडी का वेट मेंटेन कर सकते हैं। देखिए जहाँ तक बात है मेडिसिन की, तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो लोग यूज़ करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन या अपने डॉक्टर से अपने मॉलेज के मशवरे के बगैर। और होती है अद्वियात से वेट लूज होता है? जी बिल्कुल होता है। वो मेरा ख्याल है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखिए कुछ फैट बर्नर जो है उनमें स्टेरॉइड्स होती हैं, जो कि हमें पता नहीं है। और जब आप किसी अपने मॉलेज से, किसी डॉक्टर से मशवरा करते हैं, तो वो फिर आपको बताते हैं कि ये आपके लिए बेटर है या नहीं बेटर आपके लिए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, देखिए 1-2 महीने में तो वेट मेंटेन नहीं होगा, ये कोई जादू नहीं है। ये आफ्टर 3 मंथ तो स्टार्टिंग होती है आपकी बॉडी की, जो रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। देखिए हीरो जैसी बॉडी बनानी हो तो उसके लिए आपने बॉडी 20 साल, 25 साल, 30 साल में ख़राब की है, और 20, 25, 30 दिनों में ये कभी भी नहीं ठीक होगी। इसके ऊपर टाइम लगेगा। देखिए आज आप 1 साल 6 महीने मेहनत करते हैं, उसके बाद आप कल कुछ और होंगे, परसों कुछ और होंगे। बॉडी कॉम्पोजिशन को बेटर करने के लिए साल 2-2 साल भी लग जाते हैं। जैसे ही रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं आफ्टर 3 मंथ, हम उस वक्त क्या करते हैं, हम थक हार के घर बैठ जाते हैं। हम कहते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे।
ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ होगा, लेकिन हो जाएगा। मतलब अगर एक बंदा आज जिम शुरू करता है और वो अच्छी खासी जिम भी कर रहा है, डाइट भी कर रहा है, तो कितने अरसे के बाद उसका जो बॉडी वेट मैनेज भी हो जाएगा, मेंटेन भी हो जाएगा और वो रिजल्ट्स भी वो देख सकता है अपनी बॉडी के ऊपर? 3 महीने? हाँ जी, मिनिमम 3 महीने। 3 महीने बाद रिजल्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। उसके बाद फिर आपका जो गोल है, जितना आपने अचीव करना है, वो आपको अचीव हो जाएगा उसके लिए। लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम पहले महीने 2 महीने में हम घर बैठ जाते हैं तंग आके कि ये पॉसिबल नहीं है, जबकि हमने बढ़ाया हुआ है 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में जाकर। तो मेरा मानना ये है कि लाइफस्टाइल जो है वो अपना बेटर करें, इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। स्पेशली ख़ास तौर पर डाइट, 85% न्यूट्रिशन का रोल है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा। ये बात याद रखें। आप कितनी ही अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना कर लें, कितनी अच्छी नींद ले लें, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। क्या गलती कर रहे होते हैं लोग के, डाइट अच्छी ले, एक्सरसाइज बहुत अच्छी कर रहे हैं, नींद भी उनकी प्रॉपर है, लेकिन डाइट में ऐसी क्या गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो जो फूडी लोग होते हैं ना, उनको आदत होती है मंचिंग करने की, हर वक्त हर चीज़ खाने की, तो आपकी बॉडी की नीड नहीं होती। जब आपकी बॉडी की नीड नहीं है, फिर आप उसको वही चीज़ दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपका मेटाबॉलिज्म जो है वक्त के साथ साथ स्लो हो जाता है। आफ्टर 30 मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, आफ्टर 40 और आफ्टर 50 और। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप प्रोटीन डाइट अच्छी लें, जिससे आपकी फ़ैट बर्न होगी, तो आपका वेट जल्दी मेंटेन रहेगा। अच्छा। आपका वेट जो है जल्दी कम होगा। ठीक है। तो उसके लिए नट्स लें, आप फ़िश खाएं, एग्स खाएं, अच्छी हाई प्रोटीन डाइट जितनी भी खाएंगे आपकी चर्बी उतनी जल्दी पिघलेगी। सीधे अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में एग्स को ऐड करें। आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है आप ए फुल हैंड ऑफ नट्स लाजमी खाएं अपनी डाइट में। चिया सीड्स जो है रात को 1 बड़ा चम्मच उसको पानी में भिगो दें। सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक वो पिए। आप चिया सीड्स ले, बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में फाइबर का, तो वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। सारा दिन आपकी जो हंगर है, जो भूख है, उसको भी ख़त्म करेगा और बहुत ज़्यादा ईटिंग, बहुत ज़्यादा मंचिंग की जो आदत है आपको, वो भी ख़त्म करेगा। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो एक दिन में कितना प्रोटीन का इंटेक हो सकता है? देखिए, डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है। अगर आपका बॉडी वेट है, इन जनरल बात की जाए, ओवरऑल बस 70 to 80 ग्राम हर बंदे की नीड है। ठीक है, ठीक है। अगर आप एथलीट नहीं है तो, अगर आप एथलीट हैं तो फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें आप। अच्छा, लेकिन हमने देखा है कि जो जिम जाना शुरू करते हैं, कितने अंडे, 6-6, 12-12 अंडे या उसकी सफ़ेदियाँ खाना शुरू कर देते हैं, तो ये ज़्यादती तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ज़्यादती नहीं है। डिपेंड करता है कि अगर आपकी बॉडी की प्रोटीन एग से पूरी हो रही है तो फिर एग से पूरी कर लें। अच्छा। मीट से हो रही है, मीट से चिकन से हो रही है, चिकन से फ़िश से हो रही है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फ़िश से, एग से, आप 3 जो मील हैं आपके मेजर मील जो है दिन के, इनमें अगर आप 80 ग्राम प्रोटीन पूरी कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, ये अच्छा है, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा। जहाँ तक अंडे ज़्यादा खाने की बात है, तो अंडे चाहे आप 1 डज़न खा लें, 2 डज़न खा लें, अंडों का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मेक श्योर फर्स्ट कि आपकी जो योक है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा नहीं खानी है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। एग की जो सफ़ेदी है वो खा सकते हैं आप, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उस पर स्किन में शाइन आती है, ग्लो आता है, ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए भी मैं बता दूं, मैंने कहा थोड़ी अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो ये गर्ल्स भी खा सकती हैं। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि हैंड फुल ऑफ नट्स भी आप खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। अब हर कोई नहीं होता कि उसकी जेब इतनी इजाज़त दे कि वो अपने लिए ड्राई फ्रूट लेकर आए या घर वालों के लिए ड्राई फ्रूट लेकर आए, तो कोई सस्ता जुगाड़ भी बताएं। हाँ, चिया सीड्स हर बंदा खा सकता है। कोई चिया सीड्स ले लें, रात को पानी में भिगोएं, सुबह उठ के खाएं, बहुत बेस्ट है। अच्छा। आपका अगर वेट कम करना चाहते हैं तो ज़ीरा वाटर ले लें, सिनेमन वाटर ले लें। अच्छा। सिनेमन वाटर को रात को आप पानी में डिप करके उसका 1 इंच का पीस जो है उसको डिप कर दें। सुबह उठ के आप वही वाटर पी लें और वो जो सिनेमन का पीस है उसको बाहर निकाल दें। अच्छा। ठीक है। तो अगर आप सर्दी होगी तो इसको थोड़ा सा बॉयल करके इसमें सिनेमन डाल के हल्का सा हनी ऐड करना है आपके टेस्ट के मुताबिक, तो वो ऐड कर लें। समटाइम कुछ लोग जो है वो विदाउट हनी नहीं पी सकते, सुबह उठते एम्प्टी स्टमक वाटर, तो वो कहते हैं थोड़ा टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेक श्योर फर्स्ट कि हनी भी जो है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। आप 1 टेबल या 1 टीस्पून हनी का उसमें ऐड कर लें, थोड़ा सिनेमन डाल लें, उसको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट पानी पकाने के बाद, बॉयल करने के बाद उसमें डिप करके रख लें। तो उसके बाद उसका कहवा पिए। अच्छा। बहुत अच्छा है आपके लंग्स के लिए, आपका वेट लॉस के लिए, आपकी
मतलब आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, डिटॉक्स वाटर भी बहुत अच्छा है वो, यानी अगर आप बॉडी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है वो। ठीक है, सनेमन वाला आपने, दालचीनी वाला सीधे अल्फाज में दालचीनी वाला आपने कहवा पीना है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा आफ्टर 30 जिस तरह आपने कहा कि एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, लेकिन अब जैसे बहुत से लोग जॉब गोइंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो जिम जाएं या वो एक्सरसाइज करें, तो वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल देते हैं कि चले हम हल्की फुल्की वॉक कर लें। तो जो जॉब गोइंग लोग हैं वो कितनी देर के लिए कितनी वॉक उन्हें करनी चाहिए दिन में जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपकी जितनी एज है उतने मिनट आप वॉक लाजमी करें। अच्छा, बड़ा सिंपल सा गुलिया बता दिया आपको। तो मुनीबा, आप तो मेरा ख्याल है 25 मिनट ही करेंगी। नहीं, इससे ज़्यादा करूँगी। इससे ज़्यादा? हाँ जी। तो जितनी एज है उतने मिनट आप वॉक करें, बस ये सबसे बेस्ट है मेरा ख्याल है। तो अगर आप ओबीस हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें आप। ओके, ठीक है, मतलब आप जो है ना मैक्सिमम आधा घंटा कर लें। यस, वो आपके लिए बेहतर है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आधा घंटा, लेकिन ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, यानी बिल्ली की तरह टहलना नहीं है आपने। मतलब फिर वॉक होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए। वॉक जो है सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज है। अच्छा, तो क्या फिर स्वेटिंग होगी तो हमें पता चलेगा कि हमने ब्रिस्क वॉक की है? कोई ज़रूरी नहीं है। स्वेटिंग का वेट कम करने से ये मिथ बनी हुई है, इसका कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्वेटिंग का ताल्लुक आपके ग्लो से हो सकता है, स्किन डिजीज से बचने के लिए हो सकता है, लेकिन स्वेटिंग इस बात की शर्त नहीं है कि आपका वेट लॉस हो रहा है या आपकी चर्बी पिघल रही है। इसका स्वेटिंग से ये बहुत बड़ी मिथ है। अच्छा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, दूसरा पानी का इंटेक कितना करना है? देन हमने दौरान कौन से टाइम के दौरान करना है? पहले पीना है, दरमियान में पीना है, एंड पे पीना है, कब पीना पानी? अच्छा, मेरा मानना ये है कि पानी जो है वो आप खाने से 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पी लें। और दिन में वाटर कितना पीना है? कम से कम 3 लीटर तो वाटर आपकी बॉडी की नीड है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। कम से कम 3 आप मैक्सिमम फिर जहाँ तक पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पिया भी तो नहीं जाता। मतलब 3 लीटर कहूँगा तो फिर ही शायद 2 लीटर को पी लेगा, तो फिर चलो फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि पानी जो है ना वो इटसेल्फ एक केमिकल नहीं है, लेकिन बॉडी ऑर्गन्स को चलाने के लिए वो इतना अच्छा टॉनिक है, अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा गिफ्ट है कि वो आपकी बॉडी को क्लीन करता है। और आपको मुनीबा एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि पानी जो है इतना अच्छा फैट बर्नर है, सही। पानी पीने से इतना अच्छा फैट कटर है कि शायद कोई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो सिंपल वाटर कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर सुबह आप एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लें 5 ग्राम, या आप कोकोनट ऑयल के 7 ड्रॉप ऐड कर लें और हाफ लेमन स्क्वीज कर लें उसके अंदर अच्छे से, तो वो पी के देखिए बहुत ज़बरदस्त है आपका मेटाबॉलिज्म। कौन सी, मिल्क कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी? प्लीज़ यानी हम हर चीज़ में यार मज़े ही ढूंढ रहे हैं हमने। ब्लैक कॉफ़ी आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना हाई करेगी। अच्छा, उसके रिजल्ट्स देखिए। एम्प्टी स्टमक जो हमारे डॉक्टर्स है वो कहते हैं जी एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। अभी आज सुबह ही हमने उस पे बात की है कि खाली निहार मुंह आपने ना कॉफ़ी पीनी है ना आपने चाय पीनी है। अच्छा, उन लोगों के लिए है जिनको एसिडिटी का इशू है, जिनको इनडाइजेशन का इशू है, उनके लिए ये बात है। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बात नहीं है कि आप उसको एम्प्टी स्टमक ना लें। एम्प्टी स्टमक लें, फैट कटर है, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, एम्प्टी स्टमक आप जो बेड टी पीते हैं ना वो डेंजरस है आपके लिए। अच्छा, बेड टी में और कॉफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो कॉफ़ी जो है ये बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है, करके देखें। अच्छा, बल्कि दिन में 2 दफ़ा भी पी सकते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी पीनी है आपने? जी मुनीबा, मिल्क कॉफ़ी नहीं पीनी। 3 चीज़ें जो हैं वो 0 कैलोरी हैं, पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, चलिए पानी के ऊपर बात होगी, कॉफ़ी के ऊपर भी ग्रीन टी भी आ जाते हैं। वाकई ग्रीन टी वाकई आपका वजन कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, ग्रीन टी वेट भी कम करती है आपका। और इसके अलावा ग्रीन टी में दिन में 2 से 3 कप पीने से आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। आपको जो ब्लोटिंग होती है, जो खट्टे डकार आते हैं, जो आपको इनडाइजेशन का इशू, वो ग्रीन टी भी बेस्ट है उसके लिए। तो जो लोग कॉफ़ी नहीं पीना चाहते वो ग्रीन टी इस्तेमाल ग्रीन टी पी लें। अगर नहीं पीना चाहते तो जो लोग ग्रीन टी भी नहीं पीना चाहते वो सिंपल वाटर में बॉयल करके थोड़ा सा नीम गर्म पानी में लेमन डाल के वो पी लें, वो भी बड़ा अच्छा फैट कटर है। अच्छा, तो ग्रीन टी में भी हमें बताएं फिर वो जो मार्केट से मिलती हैं ब्रांड्स के, वो जो उसमें डाला, साशे डाला, टी बैग डाला और पी लिया, वही वाली ग्रीन टी या
कुछ और होना चाहिए उसके अंदर? अच्छा, ग्रीन टी वो भी ठीक है वैसे। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी पी सकते हैं। एक लेमन ग्रास कहवा होता है जो नेचुरली कहवा, हम जिसे पेशावरी कहवा, लेमन ग्रास कहवा, जड़ी बूटियाँ, हाँ। वो तो हर बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। अच्छा। लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर ये सिंपल तरीका है ना, ग्रीन टी पानी बॉयल किया, थोड़ा सा हल्का सा उसमें वो तवीज़ डाला तो पानी हिला के पी लिए, तो वो सबसे बेस्ट है वैसे। अच्छा, वो भी आप पी सकते हैं। सिर्फ आप ये कहें कि आप आदत बनाएं कि आपने ये चीज़ों का इनटेक करना है। अच्छा, नींद का साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है? नींद अगर आपकी डिस्टर्ब है तो आपका बाकी हर चीज़ के ऊपर पानी फिर जाएगा। देखिए, लोग अच्छा खाना खा लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, लेकिन नींद के मामले में वो कहते हैं नींद हमारी 4 घंटे की है। आती भी नहीं है ना, क्या करें? लोगों को इंसोमिया भी है, बहुत से और भी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो नींद का दौरानिया वैसे ही कम हो जाता है। अच्छा देखिए, जहाँ तक नींद का ताल्लुक है ना, वो पीस ऑफ माइंड से है, आपके डिप्रेशन से है, आपकी एंजाइटी से है। अगर आपका माइंड फ्रेश है, आपका माइंड यानी आपकी आई एम सॉरी, अगर आपकी ईटिंग हैबिट अच्छी है ना, तो वो भी आपको नींद में हेल्प करेगी। अच्छा। आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो वो भी आपको नींद में हेल्प आउट करेगा। सही। मेरा मानना ये है कि रात को अगर सोने से पहले हम अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम कर दें और ये मोबाइल को 1 घंटा पहले जस्ट आप सोने से पहले साइड पे रख दें, तो ये टोटका करके देखिए आपको नींद जल्दी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। और ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं खानी है जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है? देखिए, जंक फूड जो है, मीठा जो है, वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब आज मेडिकली प्रूव्ड है ये बात कि जो लोग जंक फूड खाते हैं उनकी कभी भी स्किन, कभी मेमोरी, कभी उनकी हेल्थ जो है वो तो अच्छी रहेगी नहीं, लेकिन आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। अच्छा। लेकिन जिस लोगों को नींद का थोड़ा इशू है तो वो मेरा ख्याल है कि 1-2 बनाना ले लें अगर सोने से 1-2 घंटे पहले। अच्छा। तो उससे करके देखिए, बड़ा अच्छा टोटका है, इससे भी नींद अच्छी आएगी। अच्छा, चलिए ये भी अच्छी बात है। दूसरा मुझे बताइए कि जो लोग फैट लॉस करना चाह रहे होते हैं या बिल्कुल ही कह लें कि लीन होना चाह रहे होते हैं, तो वो अपनी डाइट में से फैट्स बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल ही देते हैं। तो क्या बिल्कुल निकाल देना फैट्स इज़ इट अ गुड वे कि आपका बॉडी भी बन जाए और आपको फैट्स भी नहीं चाहिए? पहली बात तो ये है कि फ़ैट, प्रोटीन और कार्ब, ये तीनों चीज़ें बॉडी की नीड है, इसके बगैर ये मशीनरी नहीं वर्क करेगी। जो लोग फैट्स को बॉडी से बिल्कुल निकाल देते हैं वो बहुत गलत करते हैं। अच्छा। लेकिन जब आपकी बॉडी फैट डिज़ोल्व कर रही होती है तो आपकी गुड फैट भी डिज़ोल्व हो रही होती है। मैं कहता हूँ कि गुड फैट जो है ये लेनी चाहिए। उसमें देसी घी में आपको मिलेगी, आपको नट्स में मिलेगी, आपको कोकोनट ऑयल में मिलेगी। अच्छा। आपको इसके अलावा आपका जो ऑलिव ऑयल है उसमें मिलेगी। तो गुड फैट किसी भी सोर्स से आपकी बॉडी की नीड है। आपका HDL जो है जब अच्छा होगा तो आपका LDL फिर डाउन होगा। तो मेरा मानना ये है कि HDL को अच्छा करने के लिए फुल हैंड ऑफ नट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, देसी घी बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ भी ना करें तो सिंपल देसी घी का 1 टीस्पून जो है एम्प्टी स्टमक सुबह उठ के वो पी लें, थोड़े से पानी में डाल के वो पी लें, ताकि पीने में भी अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, लेकिन देसी घी भी अब यही है ना कि कौन सा घर में नहीं बनाया जाता है, बाहर से हम लेकर आते हैं, क्या करें? अच्छा देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, अगर घर में हो तो फिर देसी घी बहुत अच्छा है। अगर घर का नहीं मिल रहा तो फिर आप कोकोनट ऑयल जो अपनी आंखों के सामने आपने निकलवाया है वो ले ले। और अगर वो भी नहीं है तो क्या हम जो मार्केट से एडिबल कोकोनट मिलता है, ऑयल मिलता है, वो ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन फिर वही बचती है। तो मेरा ख्याल है वो भी अच्छा है, वैसे मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है। ठीक है, इम्पोर्टेड होता है लेकिन अच्छा है वो। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपकी रेंज में आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वीकेंड अच्छा गुजारिएगा, आप लोग अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा। हाफिज़ खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फिटनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।